जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नौसेना दिवस यानी कि नेशनल नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका प्रत्येक वर्ष होता है 4 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये दिवस 4 दिसंबर को होता क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बात है 1971 की। तो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर के हमारी भारतीय सेना और जो पाकिस्तान की सेना है उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, और उसी के दौरान हमारी जो नौसेना है उन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या नाम था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंतर्गत हमारी नौसेना के द्वारा जो पाकिस्तान की नेवी है उसके 4 शिप को डुबो दिया गया था। तो इसी की याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय नौसेना दिवस। और आपको ध्यान रखना है इस बार की थीम। तो इस बार की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, यानी कि एकजुटता, विश्वसनीयता के साथ में हमारी जो नौसेना है वह किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया? तो फिट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो पिछली साल इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी शिल्पा अग्रवाल, और इस वर्ष कुलदीप हांडू जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुलदीप हांडू जी के बारे में भी ध्यान रखना है। तो इनके बारे में पहले आप ये याद रखेंगे कि ऊसू नाम का जो खेल होता है इसके ये कोच हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से हैं, और जम्मू और कश्मीर राज्य से द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब इनको फिट इंडिया मूवमेंट का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। फिर बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि पिछले साल 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस के अवसर पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया या फिर हेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कुलदीप हांडू जी इसके नए एम्बेसडर बन गए हैं। अगला प्रश्न जो कि लगभग 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, दिसंबर 2020 में जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में कौन सा पुलिस स्टेशन शीर्ष पर रहा है? तो इस पुलिस स्टेशन का नाम है नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। क्या नाम है? नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल बात है 2015 की। तो उस समय हमारे जो वर्तमान पीएम हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो भी हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी रैंकिंग की शुरुआत की गई थी। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर 2020 में 55वें वार्षिक डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन 2020 के दौरान जो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हैं उनकी सूची को जारी किया गया है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई है, और अभी जो हमारे यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का सम्मेलन हुआ है 55वां, इस दौरान गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी सूची जारी की गई। अब जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है उसमें ये पहला है कि मणिपुर का जो थौबल जिले का नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन है ये इसमें रहा पहले स्थान पर। उसके बाद में तमिलनाडु का जो सलेम जिला है यहाँ पर है सुरार मंगरम पुलिस स्टेशन, ये रहा है दूसरे स्थान पर। और अरुणाचल प्रदेश का है खरसंग पुलिस स्टेशन चांगलांग जिले में, ये यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। तो कम से कम शुरुआत के जो 3 हमारे पुलिस स्टेशन हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने अपनी किन प्रयोगशालाओं का विलय करके डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट नाम से नई लैब का गठन किया है? यानी कि जो हमारे देश में डीआरडीओ की बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं उनमें से 2 प्रयोगशालाओं का डीआरडीओ ने आपस में विलय कर दिया और उनको मिलाकर के एक प्रयोगशाला बना दिया है। तो ये 2 कौन सी हैं? तो ये 2 हैं SASC और DTRL, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अब पहले तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। SASE का मतलब है स्नो एंड एवलांच एस्टेब्लिशमेंट, और ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश के मनाली में। दूसरा हमारा है डिफेंस ट्रेन रिसर्च लैब, तो ये आपको दिल्ली में मिलेगा। और अब इन दोनों को आपस में विलय करके जो हमारा नया लैब बनाया गया है DRDO के द्वारा, उसका नाम होगा डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। और इसका काम क्या होगा, तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ में इधर बॉर्डर है और चीन के साथ में उत्तर में बॉर्डर है, इन बॉर्डर के पास में जो भी हमारा ट्रेन है, यानी कि जो भी यहाँ के इलाके हैं, उन इलाकों के बारे में हमारी सेना के दृष्टिकोण से बेहतर तरीके से रिसर्च करना, और जो भी हमारे पर्वतीय इलाकों में एवलांच जैसी घटनाएं होती हैं, उन सभी के बारे में भी शोध करने के लिए इस नई लैब का निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। बाकी DRDO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी जी। अगला प्रश्न है MRF टायर्स ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में 900 रेटिंग अंक पार करने वाले पहले खिलाड़ी इतिहास के कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं डेविड मलान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। अब ये रेटिंग होती क्या है, तो जिस प्रकार से हमारे डिफरेंट टाइप के खेल होते हैं, उस खेल में खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा है या फिर टीम का क्या प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। यानी कि बेहतर प्रदर्शन जो भी खिलाड़ी करता है वह इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे या शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में शामिल होता है। तो अभी जो डेविड मलान है, कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं और इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में T20 सीरीज हो रही थी। तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के कारण T20 का जो अभी तक के इतिहास की रैंकिंग रही है, उस रैंकिंग में 900 रेटिंग पॉइंट को ये पार कर गए। तो इनकी रेटिंग इस समय पहुंच गई है 915 रेटिंग, इस पर ये पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करते हैं तो 2018 की बात है, उस समय ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान बल्लेबाज हैं एरोन फिंच, ये 900 रेटिंग अंक तक पहुंचे थे। यानी कि अभी तक कोई भी खिलाड़ी T20 की रेटिंग में 900 पॉइंट से ऊपर नहीं पहुंचा था। तो अब ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 900 रेटिंग अंक को पार कर लिया है। अगर हम लोग वर्तमान रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें डेविड मलान तो पहले स्थान पर हैं ही, इसके अलावा पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं ये दूसरे स्थान पे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच यहाँ पर तीसरे स्थान पे हैं और हमारे यहाँ के जो KL राहुल हैं ये हैं चौथे स्थान पर। तो फिलहाल के लिए डेविड मलान का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किसकी अध्यक्षता में मातृभाषा में टेक्निकल शिक्षा प्रदान करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे अमित खरे जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो, इस वर्ष जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके बारे में, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने इसमें ये प्रावधान किया है कि जो भी हमारे देश में क्लास 5th तक की शिक्षा होगी वह मातृभाषा में दी जाएगी, यानी कि मदर लैंग्वेज में उस शिक्षा को स्कूलों के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। रिपोर्ट में हालांकि ये भी कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा क्लास 5th तक तो हमारी कंपलसरी होगी, उसके बाद में जो भी हमारे स्कूल हैं वे कोशिश करेंगे कि क्लास 8 तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो किस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो मदर टंग है उसमें टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए, उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए यहाँ पर अमित खरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग अमित खरे जी के बारे में, ये हमारे उच्च शिक्षा के वर्तमान में सचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उन सभी की यहाँ पर राय ली जाएगी और उसके बाद में समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को यहाँ पर सौंपी जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में जारी 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि रामनाथ गोयनका समूह की जो फॉर्च्यून इंडिया है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है, इंडियन ऑयल रहा दूसरे स्थान पे
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तीसरे स्थान पे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें रहा है चौथे स्थान पे। बाकी अन्य आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी है 9वें पे, टाटा कंसल्टेंसी भी 8वें पे और राजेश एक्सपोर्ट है 7वें स्थान पर। तो मुख्य रूप से जो हमारे भारत की कंपनियां हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ अर्जित किया गया है, उन कंपनियों की सूची फॉर्च्यून 500 के अंतर्गत जारी की गई है और शीर्ष पर इसमें रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी है। यानी कि अब ये एक नया राष्ट्रीय पार्क होगा और ये घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि असम में जो आपको रीपू फॉरेस्ट रिजर्व मिलेगा, कहाँ पर यह है, तो जो भूटान के साथ में असम की सीमा लगती है, इस सीमा के पास में आपको मिलेगा मानस राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? मानस राष्ट्रीय पार्क। तो मानस राष्ट्रीय पार्क का ही एक बफर जोन है जिसे हम लोग रीपू फॉरेस्ट रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो असम राज्य की सरकार है उनके द्वारा नए रायमोना राष्ट्रीय पार्क का मैप भी जारी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप को जारी किया जा रहा है और इस मैप के द्वारा रायमोना राष्ट्रीय पार्क असम राज्य का 6ठा राष्ट्रीय पार्क होगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। हालांकि इससे पहले जो दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी राष्ट्रीय पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। हालांकि ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन अब ये रायमोना राष्ट्रीय पार्क 6ठा राष्ट्रीय पार्क बनने वाला है असम राज्य का। अब असम की बात हुई है तो 5 यहाँ पर पहले से राष्ट्रीय पार्क हैं और इन 5 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं मानस, यहीं पे हमारा रायमोना भी होगा। उसके बाद में है ओरांग नेशनल पार्क, फिर यहाँ पर है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क और फिर हमारा है नामेरी नेशनल पार्क। तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट में भारत की सबसे धनी महिला कौन रही? तो सबसे धनी महिला रही हैं रोशनी नादार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके द्वारा हुरून इंडिया की इकाई कोटक धन प्रबंधन के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की वर्तमान अध्यक्ष हैं रोशनी नदार, ये भारत की सबसे धनी महिला हैं। 54,000 करोड़ से ज़्यादा इनकी संपत्ति है। बायोकॉन कंपनी की जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ जी, ये भारत की दूसरी सबसे धनी महिला हैं। और यूएसवी की जो लीना गांधी तिवारी हैं, ये भारत की तीसरी सबसे धनी महिला हैं। लेकिन इनमें से आपको किरण मजूमदार शॉ का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये जो तीनों महिलाएं हैं, इनमें से किरण मजूमदार शॉ ऐसी महिला हैं जिन्होंने खुद अपनी संपत्ति बनाई है। यानी कि इनको यहाँ पर पिता से या फिर किसी अन्य तरीके से संपत्ति नहीं मिली थी। वहीं पर आपको पता होगा जो रोशनी नदार हैं, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नदार की पुत्री हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि अभी रोशनी नदार भारत की सबसे धनी महिला के रूप में सामने आई हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम अंतर्राष्ट्रीय गैस संघ के 7वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया मलेशिया की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मलेशिया के जो पीएम हैं जिनका नाम है मुहिउद्दीन यासीन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसमें हमारे देश के जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वे यहाँ पर शामिल हुए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम अंतर्राष्ट्रीय संघ के 7वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से वर्चुअली किया गया। थीम वैसे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। थीम रही टुवार्ड्स रिकवरी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी, नेचुरल गैस अपॉर्चुनिटीज फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये इस बार की थीम रही थी। अगला प्रश्न है, जफरुल्लाह खान जमाली जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये हमारे भाई साहब पाकिस्तान के पूर्व पीएम थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हमारे एक पाकिस्तान के ऐसे पीएम थे जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस को सपोर्ट करते थे। 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री रहे थे। बलूचिस्तान नाम का जो प्रांत है वहाँ से ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके अलावा आपको एक नाम ध्यान रखना है वालोरी गिस्कार्ड जी का। ये कौन थे?
तो ये फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे 1974 से 81 तक। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीत लिया है। तो ये पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का जो सोलापुर जिला है, यहाँ पर आपको एक स्कूल मिलेगा जिसका नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल, और यहीं पर हमारे एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। तो अब इनको वर्ष 2020 के लिए $1 मिलियन का जो पुरस्कार है ग्लोबल टीचर अवार्ड, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार की बात करते हैं तो 2014 में इसकी स्थापना वर्की फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, और इस पुरस्कार को वर्की फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को के साथ में मिलकर के दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पुरस्कार मिल गया है रंजीत सिंह दिसाले को। क्यों ये पुरस्कार इनको मिला है? तो जो भी हमारी यंग गर्ल्स होती हैं, यानी कि जो भी युवा लड़कियां होती हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बुक होती हैं, उन टेक्स्ट बुक में क्विक रिस्पॉन्स कोड को ऐड करने के लिए, यानी कि जो आपका QR कोड होता है, इसको भी पुस्तकों में ऐड करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। हालांकि इन्होंने ये कहा है, जब इनको 1 मिलियन राशि मिली है, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे 10 यहाँ पर फाइनलिस्ट थे, यानी कि जो फाइनल में 10 लोग पहुँचे थे, उन सभी के साथ में ये पुरस्कार साझा करेंगे। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि 1 मिलियन का जो इन्हें पुरस्कार मिलेगा, इस 1 मिलियन के पुरस्कार में से जो भी 10 फाइनलिस्ट रहे थे उनको भी ये पुरस्कार साझा करेंगे। तो याद रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले जी को ये पुरस्कार मिला है। बाकी आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि संभवतः आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। भारत के जो वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है बी मुरलीधरन, तो इनके द्वारा भारत और सूरीनाम देश के बीच में जो अभी 7वें संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बी मुरलीधरन जी इसमें शामिल हुए थे। सूरीनाम की बात करते हैं तो ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, परामाइबो इसकी राजधानी है। पेटीएम ने जो हमारे MSMEs हैं उनको तुरंत ऋण देने के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ में समझौता किया है, यानी कि जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ में समझौता किया है। हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट वाली जो कंपनी है जिसका नाम है वाइज, तो इसने अभी भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और विराट कोहली का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं, और सबसे कम पारियों में इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में 12,000 रन भी पूरा किया है। तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और एक ज़रूरी चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि RBI के द्वारा जो HDFC बैंक है उसके ऊपर नए डिजिटल सेवाओं के लॉन्च के लिए या फिर नए क्रेडिट कार्डों को जारी करने के लिए रोक लगा दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये संभवतः आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि 16 जनवरी 2020 से भारतीय तटरक्षक दल ने किस देश के सहयोग के साथ मिलकर के सहयोग काजिंग नामक अभ्यास किया था। तो ये अभ्यास किया था जापान के साथ में। किसके साथ में? जापान के साथ में ये अभ्यास हुआ था जनवरी महीने में, और इसमें जापान के कोस्ट गार्ड की जो शिप है वह इचिको नाम है जिसका, वह भारत में पहुंची थी। फिर आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नवंबर 2020 में कौन सा देश सबसे खतरनाक चक्रवात गोनी से प्रभावित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आज आपको 2 वीडियो मिलने की संभावना है। एक में हम लोग वर्ष 2020 के जो भी शिखर सम्मेलन थे उनको डिस्कस करेंगे, और दूसरे वीडियो में जो भी आपके साइक्लोन आए थे इस वर्ष, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। यानी कि साइक्लोन होता क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे इसका नामकरण किया जाता है, और जो वर्ष 2020 के लिए नई लिस्ट आई है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।